नमस्कार दोस्तों लॉकडाउन का एक्सटेंशन हो चुका है और इसमें हालांकि कुछ रियायतें दी गई है। और क्या रियायतें दी गई है जॉन के अकॉर्डिंग, इसके ऊपर हमने पिछला वीडियो इशू किया ही था। और इस वीडियो में हम आपको ब्लैक मनी, हवाला और इनको रोकने के लिए सरकार के द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों पहली बात तो ये कि ब्लैक मनी को इनकम टैक्स एक्ट 1961 की सेक्शन 2 में कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है। इनकम टैक्स की सेक्शन 2 जो है वो डेफिनेशन की सेक्शन है, बट उसमें ब्लैक मनी को डिफाइन नहीं किया हुआ है। ब्लैक मनी की जो डेफिनेशन है वो हमें डिक्शनरी से मिलती है और डिक्शनरी की जो मीनिंग है उसमें ये निकल करके आता है कि ऐसी मनी जो कि इलीगली हमने जनरेट की है या फिर ऐसी मनी जिसके ऊपर हमने नेसेसरी टैक्स का पेमेंट नहीं किया है। तो दोस्तों दो तरीके की मनी हो सकती है। जैसे हम ब्लैक मनी जैसे हमारे दिमाग में आता है, हम ये दिमाग में आता है कि साहब जो 2 नंबर की मनी होती है वो ब्लैक मनी होती है, जो 1 नंबर की मनी होती है वो वाइट मनी होती है। ये एक तरीके से हम साधारण बोलचाल की भाषा में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब हम अपना व्यापार करते हैं तो सपोज कीजिए अगर हमने कोई 1000 रुपये का माल बेचा, बट उसका अगर हमने बिल नहीं बनाया या फिर हमने उसको अंडर इन्वॉइस किया, 1000 के माल को हमने 500 रुपये में ही बेचा, तो जो रिमेनिंग 500 का जो फिगर है वो हमारी ब्लैक मनी बन गया। इलीगलिटी की अगर जहाँ तक बात आती है तो अगर कोई पैसा हमने ब्राइब के थ्रू कमाया है या फिर ऐसा कोई पैसा जो हमने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की वजह से हमें मिला है, जैसे हमने किसी का मर्डर किया, स्मगलिंग की, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, अदर जो भी कोई गलत एक्टिविटी होती है उसमें अगर हम इंडल्ज होते हैं तो जो पैसा मिलता है वो भी जो मनी होगी वो ब्लैक मनी होगी। अब दोस्तों ब्लैक मनी और हवाला का आपस में बहुत ही गहरा संबंध है। ब्लैक मनी को हम लीगल चैनल्स में नहीं डाल सकते हैं, ब्लैक मनी का ट्रांसफ़र हम बैंकिंग चैनल्स के थ्रू नहीं कर सकते हैं। इसी के लिए जो हवाला जो एजेंट हैं उनका सहयोग जो है वो उन क्रिमिनल के लोगों के द्वारा लिया जाता है। ऐसे लोग जो ब्लैक मनी जिनके पास में है वो लोग अक्सर हवाला एजेंट्स के संपर्क में रहते हैं और उस मनी को एक शहर से दूसरे शहर या एक देश से दूसरे देश में भी ट्रांसफ़र किया जाता है। दोस्तों ये चैनल कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। सपोज कीजिए मिस्टर एक्स हैं जिनको अपने रिश्तेदार जो कि भारत में है मिस्टर वाई, उसको पैसा भेजना है। मिस्टर एक्स जो जापान में रहते हैं बट उनके पास में कोई क्रिमिनल एक्टिविटी का पैसा है या कोई ब्लैक मनी है जापान में जो वो इंडिया में भेजना चाहते हैं अपने रिश्तेदार वाई के पास में। तो दोस्तों वो क्या करेंगे, सबसे पहले मिस्टर एक्स जापान में किसी हवाला एजेंट से संपर्क करेंगे। जब मिस्टर एक्स हवाला एजेंट से कांटेक्ट करेंगे तो वो जो अमाउंट होगा वो उनको ट्रांसफ़र कर देंगे, कैश में उनको ट्रांसफ़र कर देंगे। कैश में ट्रांसफ़र करने के बाद में जो जापान का एजेंट है वो मिस्टर एक्स को एक कोड या एक पासवर्ड बताएगा और वो जो पासवर्ड होगा वो मिस्टर एक्स के द्वारा अपने इंडिया में जो उसका रिश्तेदार है उसको बता दिया जाएगा। अब उसके बाद में जापान का जो हवाला एजेंट है उसका एक एजेंट इंडिया में भी काम करता है, तो वो क्या करेगा, अपने इंडिया के एजेंट को बताएगा कि मिस्टर एक्स जो है उनका कोई रिश्तेदार आएगा और वो आपको ये कोड बताएगा। अगर वो आपको ये कोड बताता है तो ये सर्टेन अमाउंट है वो आपको उसको देनी है। अब जब मिस्टर एक्स का रिश्तेदार जो कि इंडिया में है वो उस अपने इंडिया के हवाला एजेंट के पास में जाकर के संपर्क करेगा और उसको वो कोड बताएगा जो कि उसको मिस्टर एक्स ने बताया हुआ है। वो जब कोड बताएगा तो कोड जांचने के बाद में, कोड देखने के बाद में वो जो इंडिया का हवाला एजेंट है वो मिस्टर एक्स के रिश्तेदार को वो पैसा दे देगा। अब दोस्तों इस पूरी कड़ी के अंदर ना तो कहीं कोई पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, ना ही कहीं कोई केवाईसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है और ये जो पैसा है ये बैंकिंग चैनल्स में आता ही नहीं है, ये पूरा पैसा कैश में ही चलता है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों की वजह से हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हमारे जो राष्ट्रीय संसाधन होते हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। भारत के हर नागरिक तक जो पैसा पहुंचना चाहिए या भारत के हर नागरिक तक जो एक तरीके से जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इंडिया में जिस तरीके से नहीं होनी चाहिए उसको कहीं ना कहीं बल मिलता है और आर्थिक जो विभिन्नता है वो पैदा होती है। अमीर और अमीर होता है और गरीब होता रहता है। क्योंकि बैंकों के पास में पैसा नहीं आता, बैंकों में जब जमा नहीं होती है ऐसी रकम तो ऐसी रकम को बैंक लोन पर भी नहीं दे सकते किसी इंडस्ट्री को काम करने के लिए, तो उसका जो है अपने आर्थिक विकास पर और अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि ब्लैक मनी के बारे में और क्या क्या जानकारी है। दोस्तों
सन 2000 में अप्रैल 2000 से लेकर के मार्च 2011 तक के जो 11 साल का जो पीरियड था, उसमें अगर हम DIPP के आंकड़े अगर देखें तो DIPP के आंकड़े ये कहते हैं कि जितना पैसा FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू इंडियन कंपनीज में लगा है, उसमें जितना पैसा आया है उसका 50% से ज़्यादा पैसा, यानी कि करीब 50-51% का जो पैसा है वो सिर्फ मॉरिशस और सिंगापुर से आया है। और ये दोनों ही कंट्रीज़ जो हैं वो टैक्स हेवन कंट्रीज़ हैं। अब एक बात इंटरेस्टिंग ये आती है कि मॉरिशस और सिंगापुर की इकोनॉमी तो इतनी स्ट्रांग नहीं है या इतनी बड़ी नहीं है कि इंडिया जैसी इकोनॉमी में जो FDI आ रहा है उसका 50% पार्ट जो है वो इन दो छोटी इकोनॉमी से आ जाए। तो दोस्तों इसका मतलब साफ है, वो जो पैसा होता है वो इंडियंस का ही ब्लैक मनी होता है या इलीगल मनी होता है, जो कि रूट करके या उसकी चैनलाइज करके उसको इंडिया में वापस लेकर के आया जाता है। सपोज मान लीजिए इंडिया में कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हुई या इंडिया में कोई इलीगल इनकम आपने करी और उसको आपने हवाला के जरिए मॉरिशस भेज दिया, और मॉरिशस भेजने के बाद में उस पैसे को आपने मॉरिशस से उस पैसे को इंडियन अपनी कोई कंपनी में ट्रांसफ़र किया और उसको आपने FDI की शर्तों का पालन करते हुए आप FDI के अकॉर्डिंग उस पैसे को लेकर के आ गए। लेकिन दोस्तों उसका जो स्रोत है, उसका जो सोर्स है पैसे का, वो तो क्रिमिनल एक्टिविटी का है, और वो जो मनी है वो भी ब्लैक मनी थी, तो वो यहाँ पे आकर के FDI में इन्वेस्ट हो जाती है। तो इंडिया का पैसा बाहर से घूम करके यहाँ आता है, फिर उसके बाद में टैक्स एग्जम्पशन उनके द्वारा ली जाती है। कई तरह की जो इनकम टैक्स में जो छूटें हैं या अदर जो भी टैक्स स्ट्रक्चर्स में जो छूटें हैं उनका पूरा लाभ उनके द्वारा लिया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से, अच्छा दूसरी बात यह है कि आप सब जानते हैं कि स्विस बैंकों में या अदर बैंकों में भी काफ़ी पैसा इंडियंस का पड़ा हुआ है। तो दोस्तों HSBC ने एक 2014 के पहले भारत सरकार को बताया था कि 782 इंडियंस हैं जिनका पैसा HSBC में जमा है, और करीब 300 लाख करोड़ 300 लाख करोड़ के आसपास का जो पैसा है, मार्च 2018 तक के इकोनॉमिक टाइम्स की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 300 लाख करोड़ से भी ज़्यादा जो पैसा है वो इंडियंस का इंडिया के बाहर के जो बैंक्स हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, टैक्स हेवन कंट्रीज़ में, उनमें जमा किया हुआ है। तो दोस्तों ये पैसा तो बाहर है, और कितना ज़्यादा पैसा है वो भारत में भी है, जो कि प्रॉपर्टी में, गोल्ड में, रियल एस्टेट में और भी खूब सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें इन्वॉल्व है, जिसमें इन्वेस्टमेंट लोगों ने किया हुआ है। दोस्तों इन सब चीज़ों का भारत की अर्थव्यवस्था पर वास्तव में बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, और जो लोग इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं वो बहुत ही सीरियस क्राइम कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी के साथ में और अपने देशवासियों के साथ में। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि भारत सरकार इनको दूर करने के लिए क्या कदम उठाती है। तो दोस्तों पहली बात तो ये कि भारत ने FDI के जो रूल्स हैं उसमें थोड़ा सा इजी किया है रूल्स को, ताकि जो पैसा है, जैसे कई बार क्या होता है कि कोई एक्टिविटी अगर लाइसेंस मिलने से ही अगर की जा सकती है और लाइसेंस के नियम अगर कठोर हैं, तो उस परिस्थिति में क्या होता है, जिस आदमी को लाइसेंस लेना है वो ब्राइब दे करके लाइसेंस लेने की कोशिश करता है। तो गवर्नमेंट अब क्या कर रही है कि चीज़ों को आसान बना रही है, लाइसेंस की शर्तों को आसान बना रही है। इनकम टैक्स में भी जो टैक्स के रेट्स हैं उनको काफ़ी रिड्यूस किया गया है। जो 91 या 90s में जो टैक्स की रेट्स थी वो अब नहीं है, काफ़ी कम कर दी गई है। धीरे धीरे कॉर्पोरेट टैक्स की रेटें भी जो है काफ़ी कम की जा रही है, और जो बिजनेसेस हैं उनको काफ़ी सहूलियत दी जा रही है, काफ़ी सुविधाएँ उनको दी जा रही है। कई तरह की टैक्स प्रमोशन में या बिजनेस प्रमोशन की स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा लाई जा रही है, ताकि लोग लीगल तरीके से काम करें, टैक्स देने में उनको इंटरेस्ट आए, क्योंकि वो भी सोचे कि यार टैक्स अगर लिमिटेड टैक्स अगर मेरे को देना है तो मैं भी टैक्स का पेमेंट करूं और रिलैक्स फील करूं। पे टैक्स करो रिलैक्स वाला जो फीलिंग है वो भी गवर्नमेंट यहाँ पर लेकर के आना चाह रही है, और वो लेकर के आ भी रही है। कई देशों के साथ में भारत ने DTAA एग्रीमेंट किए हैं, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट किए हैं, जिसके द्वारा और भी कई तरह के बायलैटरल एग्रीमेंट किए गए हैं, ताकि जो बाहर जो इंडियंस ने जो पैसा वहाँ जमा करा रखा है, अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है या जो अगर गलत पैसा वहाँ पे है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है भारत सरकार को मिल सके, और जो वो देश जहाँ जिनमें आपस में ऐसा एग्रीमेंट है वो ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है उनको आपस में एक्सचेंज कर सकें, ताकि गवर्नमेंट उसके हिसाब से नेसेसरी एक्शन लेकर के और काम करे। इसके अलावा इनकम टैक्स में भी जैसे कंसीलमेंट ऑफ इनकम के प्रोविजंस हैं, या फिर सेक्शन 68, 69 के जो प्रोविजंस है कैश क्रेडिट को लेकर के, अनएक्सप्लेन्ड इनकम, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट को लेकर के जो सेक्शंस हैं वो भी कहीं ना कहीं इनसे रिलेटेड है।
अच्छा, उसके अलावा जो बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट है जिसके बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है जो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो ये भी जो है कहीं ना कहीं ब्लैक मनी को रोकने के लिए, ब्लैक मनी को ख़त्म करने के लिए, लोगों को हतोत्साहित करने के लिए लाए गए हैं ताकि वो लोग ब्लैक मनी जनरेट ना करें। अगर सपोज मान लीजिए आपने अपने अज्ञात सोर्सों से कोई प्रॉपर्टी परचेज करी किसी और के नाम से, तो बेनामी प्रॉपर्टी हो जाती है, तो उस प्रॉपर्टी को सरकार के पास में राइट है कि उसको जो है वो कॉन्फिस्केट करके उसको बेचान भी कर सकते हैं और आपके ऊपर पेनल्टी भी लगा सकते हैं और इवन आपके ऊपर इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, आपको जेल भी हो सकती है। अच्छा, बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट जो है 1988 में आ गया था, लेकिन इसके रूल्स फ्रेम ना होने की वजह से ही वो लागू नहीं हुआ। बट उसके बाद में रूल्स जो है वो इशू किए गए, उसको नोटिफाई किया गया और 2016 से इस एक्ट को लागू कर दिया गया। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग जो एक्ट है, क्रिमिनल एक्टिविटी की वजह से जो पैसा आप इधर उधर करते हैं या उस वजह से जो अपने प्रोसीड्स जो है वो जनरेट हुई है, कोई एसेट्स अगर एक्वायर हमने करी है, तो उसका भी कॉन्फिस्केशन गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। अच्छा, हवाला को रोकने के लिए जो फेमा है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तो जो फेमा एक्ट है उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाती है, पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन जो है गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ नेसेसरी एक्शंस है जो गवर्नमेंट करती है और हम भी आपको यही कहेंगे कि ऐसी किसी भी एक्टिविटी में हमें कभी इंडल्ज नहीं होना चाहिए, इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। राष्ट्र हित में हमें काम करना चाहिए और जो भी प्रोविजंस है उनका फॉलो करना चाहिए। जो भी हमारा इनकम है वो हमें हमारे आईटीआर में शो करके जो भी नेसेसरी टैक्स है वो पे करना चाहिए। और इनकम टैक्स का स्लोगन भी हम आपको बताना चाहेंगे, पे टैक्स करो रिलैक्स, ये बहुत ही अच्छी बात है। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर के हम आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।